एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह हम लोगों को एक न्यूज़ मिली जो कि बहुत ही अफसोसनाक थी कि लता जी जो हैं वो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं। और कुछ दिनों से हम लोग भी सुन रहे थे कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बीच में ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि अब वो बेहतर हो गई हैं। बट फिर अचानक से आज मतलब सुबह सुबह में ये न्यूज़ जो है वो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने हम लोग को ईमेल करके बताया, और बहुत अफसोसनाक खबर है क्योंकि एक लेजेंडरी सिंगर थी जो कि मुझे लगता है कि बेशक वो इस दुनिया में अब नहीं, लेकिन जो उनकी आवाज़ है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमें ये सजेस्ट किया है कि हम कोई उनकी वीडियो देखें जहां पर हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें। तो आज हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है टॉकिंग हेड्स विद लता मंगेशकर, मार्च 2021 फुल इंटरव्यू। वेल, ये 2001 का इंटरव्यू है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप देख रहे हैं टॉकिंग हेड्स और हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर से। आपने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में संगीत का सफर दोबारा शुरू करना पड़े तो आप शास्त्रीय संगीत बहुत गहराई से सीखना चाहेंगी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है, कुछ अफसोस लगता है कि शुरुआत में आपको शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका नहीं मिला? नहीं, मुझे मौका तो मिला, क्योंकि मैं बचपन से सीखती आई हूँ। मेरे पिताजी से सीखा, फिर अमान अली खां साहब से, अमानत खां से। पर जब मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की तो आप जानते हैं कि इतना रिकॉर्डिंग सुबह से शाम तक होती थी कि मुझे वक्त नहीं मिलता था जी रियाज करने का। नहीं, मगर जब आप काफी छोटी थी तो आपके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी गुजर गए और आपको खुद ही सारा कुछ सीखना पड़ा, अपने आप को, अब पढ़ाई, संगीत, काफी कुछ। जब आप मुड़ के पीछे देखती हैं तो कौन सी ऐसी संगीत में ध्वनि है, जा आवाज है जो आपके दिल में, जा दिमाग में गूंजती है, जा बैठी हुई है? बड़े गुलाम अली साहब, अमान अली खां साहब, आपके वालिद साहब। जी हाँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे वालिद साहब की आवाज़, उन्होंने जो सिखाया वो हमेशा ही मुझे याद रहता है। और उसके बाद अगर आप, मेरे गुरुजनों का तो है ही, पर अगर फिल्म के हिसाब से आप सोचेंगे तो मुझे सहगल साहब हमेशा ही याद हैं। उनका गाना, मुझे उनका गाना बहुत पसंद था। फिल्मों में गाना शुरू करने के बाद मैंने कुछ नूर जहां को भी बहुत सुना। जी। तो मैं हमेशा एक शिष्य बन के ही रही हूँ, जिससे जो मिले मैं सबको गुरु ही मानती हूँ। किससे कब क्या मिल जाए पता नहीं होता है। जी, काफी साल पहले आपने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दी थी जिसमें आपने, मेरे ख्याल आपसे पूछा गया नूर जहां जी के बारे में, तो आपने कहा कि उनके गले में तो खुदा बसता है। आपका नूर जहां जी से क्या खास संबंध था? मेरा संबंध तो वैसे नहीं था। जब पहले उनकी फिल्म आई तो मैंने उनको सुना था खानदान में, तब से मुझे उनका गाना अच्छा लगता था। उसके बाद एक फिल्म बनी थी बड़ी माँ जी, और मैं उस वक्त प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम करती थी, फिल्मों में छोटे छोटे रोल। तो शूटिंग के लिए वो कोल्हापुर आई थी जी। तो कोल्हापुर में मास्टर विनायक के यहाँ मैं थी, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। तो मास्टर विनायक ने कहा कि नूर जहां जी, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 14 या 15 साल की थी। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैंने उनको 1-2 गाने सुनाए, कुछ क्लासिकल सुनाया, तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगे दिल लगा के रियाज करो, अल्लाह तुमको बहुत कामयाबी देगा। फिर बाद में मेरा उनका मिलना नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई। पर एक बार मैं उनको वाघा बॉर्डर पे मिली थी। अब मुझे साल याद नहीं है, पर वहां जाके हमने उनसे मुलाकात की थी और काफी देर बात हुई। बाद में फिर मैं उनको अमेरिका में मिली, लंदन में 4-5 बार मिली, अभी हाल में जब उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद। और अभी कुछ दिन पहले मैंने उनसे कराची में बात की। तो अभी भी उतना ही प्यार है, वही पुराना रिश्ता, संबंध चलता आ रहा है।
अब बस एक छोटा सा ब्रेक के बाद लता मंगेशकर के बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपका फिर स्वागत है और आज हमारे साथ हैं लता मंगेशकर। लता जी, शुरू के आपके दिन काफी संघर्ष के थे जी। और आप बहुत ही छोटी थीं जब आपके पिताजी का देहांत हो गया और सुनने में ये आता है कि उनके देहांत के कुछ ही दिन बाद आपको पूरे अपने शो का मौका भी नहीं मिला, आपको स्टेज पे जाकर नाटक करना पड़ा। क्या यह बात सच है? जी नहीं, मैं उनके देहांत के बाद 1-2 महीने के अंदर मैंने नवयुग फिल्म में काम शुरू किया और उसमें मैंने एक हीरोइन की बहन का रोल किया था। तब मैं 13 साल की थी और स्नेह प्रभा प्रधान करके बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, उनकी बहन का रोल किया था और 1-2 गाने भी थे उसमें मेरे। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ कि फिल्मों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम 5 भाई बहन, मतलब 1 भाई मेरा और 4 बहनें, माँ, तो इनको सबको देखना पड़ता था। तो फिर हम लोगों ने पूना में, हमारा एक घर था छोटा सा, वो बेच डाला और एक दूसरे मकान में हम लोग किराए के गए और फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। एक फिल्म खत्म होने के बाद फिर मैं कोल्हापुर चली गई और कोल्हापुर में मैंने मास्टर विनायक के यहाँ प्रफुल्ल पिक्चर्स में मतलब नौकरी कर ली। सुबह से शाम तक हम लोग जाते थे और उनकी जो फिल्में बनी उस वक्त, उसमें मैं छोटे छोटे रोल करती थी। मगर उन दिनों की मेहनत का जो सबसे बड़ा मकसद क्या था? अपने परिवार की परवरिश या संगीत की? नहीं, बिल्कुल परिवार को संभालना बहुत जरूरी था। मेरा भाई उस वक्त बहुत बीमार था और उन सबको देखना मेरा एक कर्तव्य सा था। फिर आप मुंबई आई और सुना जाता है कि आप लोकल ट्रेन से दूर दूर आपको रोज स्टूडियो जाना पड़ता था। सही बात। और सुना है कि ट्रेन के सफर में आपका दिलीप कुमार से भी मुलाकात हुई, वो भी अपना करियर शुरू कर रहे थे। आपका उनसे इतना पुराना संबंध है, वो क्या तभी का है और कैसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी ट्रेन में। उस वक्त क्या था कि सभी लोग ट्रेन में जाया करते थे, मतलब अनिल विश्वास, मैं और वो एक दिन थे। तो अनिल विश्वास जी ने कहा कि यूसुफ, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो कहने कहाँ की है? तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन है। तो उन्होंने कहा अरे फिर इनके तलफ़ुज़ कैसे होंगे? तो वो दिन मुझे ऐसे याद रहा कि मैं घर आके मेरे एक पहचान के थे शफी करके, उनको मैं भाई कहती थी। मैंने उनको कहा कि मुझे उर्दू पढ़ने का शौक़ है, मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ऐसे गाने आएंगे जिसमें मुझे उर्दू की ज़रूरत होगी। क्योंकि उस वक्त तो मेरे तलफ़ुज़ बिल्कुल मराठी, मतलब पता चलता था कि महाराष्ट्रियन है। फिर मैंने सीखना शुरू किया और आप शायद आपको याद होगा, जिया सरदी करके थे, वो बड़ी माँ में लिख रहे थे और वो कोल्हापुर आए थे। तो मैं उनसे जब बात करती थी तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा ज़रा अपने तलफ़ुज़ ठीक करो। तो मैं उनको कहती थी कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और यहाँ कोल्हापुर में मैं क्या मेरा तलफ़ुज़ ठीक करूँगी? तो कहने लगे हम आपको बताया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी उर्दू पढ़ना शुरू की, हिंदी भी पढ़ी मैंने जी। और साथ साथ फिर काम भी चलता था। तो मैं सुबह समझिए मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती थी, थोड़ा सा रियाज करके और फिर तैयार होके मैं निकल जाती थी घर से। पैदल मैं स्टेशन जाती थी, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं फिर दूर दूर तक जाना पड़ता था, अंधेरी और गोरेगांव वगैरह। तो ज्यादा काम होता था मालाड में और इस तरह काम शुरू हुआ। लता जी, एक जमाना था जब आप
रसिक बलमा जैसे गीत और शंकर जयकिशन जी के और आर.डी. बर्मन के, और ये भी जमाना है कि आप मणि रत्नम का जो एक गाना है दिया जले वो भी गा रही हैं। उन गानों में और आजकल के गानों में अहम फर्क क्या है? फर्क तो ये है कि उस वक्त जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत सारे थे, सबका एक स्टाइल था अलग, लिखे हुए गाने भी अच्छे आते थे, और मुझे लगता है कि उतना ध्यान आजकल कोई देता नहीं। और ये चेंज सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, आप थोड़ा सा देखिए तो वो जमाना था जब फिल्में बनती थी, महल बना या जैसे अंदाज थी, या जिसमें मेरे गाने थे, मदन मोहन जी थे, नौशाद साहब हैं, या खयाम या शंकर जयकिशन वगैरह, तो हर आदमी, हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल था, और बेस क्लासिकल म्यूजिक का डेफिनेटली होता था। आज वो बातें कम हुई है, ज्यादा ये होता है कॉपी, इसका उसका। ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि रहमान इसमें कुछ अलग म्यूजिक दे रहे हैं, पर आप देखेंगे कि फिल्मों के हीरो हीरोइन मारना पीटना, मतलब इस तरह के सब सीन, मतलब विलन और ये आया उसने मारा, वो पहले होता और नहीं लोगों था। की पसंद भी बदल गई है, बहुत बदली है, पर पसंद बदलने वाले हम हैं। हमने उनकी पसंद को खराब किया है। लता मंगेशकर से और बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टॉकिंग हेड्स और हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर से। लता जी, आपको 50 साल से ज्यादा हो गए हैं गाते, 57 साल हो गए जी, और इतनी शैलियों में गाया है और इतने हजार गाने गाए हैं कि शायद ही दुनिया में किसी ने गाए हों। अब आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ गाने को बाकी रह गया है? देखिए, कोई भी कलाकार होता है ना, वो अगर ये सोचे कि गाने के लिए कुछ बाकी रह गया है, तो समझिए फिर वो वही खत्म हो जाता है। उसको, चूंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आप जितना गहरा जाएंगे उतना ही वो गहरा और मिलेगा आपको, तो इसका कोई अंत नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्यास रहनी चाहिए कि अब मुझे और कुछ करना है, तभी जाके वो कलाकार बन सकता है। और मेरा है वो कि मैं मुझे कभी अंदर से पूरा समाधान नहीं होता है कि मैं जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। आपने गैर फिल्मी गाने बहुत गाए हैं, गीत गाए हैं, गालिब की गजलें गाई हैं, मीरा के भजन गाए हैं, इतनी जुबानों में गाने गाए। आपको कोई ऐसे प्रकार का संगीत है जिसे गाने में कोई खास शांति या इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है? जी हाँ, जैसे मैंने भगवत गीता के 3 चैप्टर किए हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह मीरा भजन, वो मेरे बहुत ही करीब की चीज है कि मीरा भजन मैं जब भी मेरे सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भजन मेरा थोड़ा सा प्रिय विषय है जो मुझे अच्छा लगता है जी। और क्लासिकल म्यूजिक सुनती है? बिल्कुल, और क्लासिकल सुनना मुझे उन्हीं लोगों का अच्छा लगता है, जैसे बजाने वालों में पंडित जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, या विलायत खां साहब हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित जसराज जी हैं, भीम सिंह जी हैं, ये सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लता जी, कभी कभी ये कहा जाता है कि मंगेशकर बहन ने गाने के सिलसिले में, खासकर प्लेबैक सिंगिंग में इतनी देर से छाई हुई है कि नए गाने वालों को मौका नहीं मिला। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, कई बार ऐसे होता था कि मैं बाहर चली जाती थी या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी,
तो लोग 2-2 महीने मेरा वेट करते थे। 1-2 तो मुझे ऐसी बातें मालूम है कि लोगों ने अपने सेट तोड़ दिए कि भाई लता आएगी, गाना होगा, तब हम लोग फिर से सेट लगा के गाना करेंगे। तो ये ऐसा हमें कोई करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। जी जी। और उस वक्त के जितने हमारे साथ गाने वाले थे वो पूरा गाते थे। बस जैसे अब लड़कियों में गीता दत्त अपने स्टाइल का बहुत गाती थी, शमशाद बेगम भी बहुत गाती थी जी, ऊंचे सुर पे थे। हाँ, मतलब उनका एक स्टाइल था, उनको गाने मिलते थे, हम उन साथ भी गाते थे। और नई पीढ़ी के नौजवान, नई पीढ़ी के अभी जो आए हैं उनके साथ भी हम लोग गाते हैं। पर क्या हुआ है कि अभी मैंने तो काम बहुत कम कर दिया है। जब हमारा काम ज्यादा था तो और मैं इसमें एक तरह से मेरा अपमान समझती हूँ कि मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ये कहूँ कि नहीं मुझे ये गाना चाहिए, आप किसी और से नहीं, ये मैंने कभी नहीं किया। लता जी, आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत खास आपकी करीबी रही है। जी हाँ। मगर कुछ सालों से, काफी सालों से मीडिया ने ये काफी बढ़ा चढ़ा दिया है कि आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच में राइवलरी है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। और हम लोग साथ रहते हैं, बल्कि हमारा जो फ्लैट है उसको अंदर से दरवाजा है। आशा का बेडरूम और मेरी सिस्टर का बेडरूम, उसके बीच में एक दरवाजा हमने बनवाया जिससे वो आते जाते रहते हैं। हमारे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। लता जी, कौन सी ऐसी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खास प्लेजर देती हैं? जैसे कि क्रिकेट हुआ, या खाना बनाना हुआ, या सुना है कि लंदन शहर से भी आपका लगाव है। जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाके। खास तौर पे मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ का जो वेदर है ठंडा, मुझे अच्छा लगता है। गर्मी से मैं बहुत घबरा जाती हूँ। और जहाँ तक खाना बनाने का सवाल है, मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं खुद ही बनाती हूँ। मुझे शौक है, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, अभी मैंने जरा बंद कर दिया है, नहीं तो मुझे वो भी एक शौक था। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने अपनी निजी जिंदगी को बहुत कोशिश से छुपा रखा है, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरी आवाज ही पहचान है और तो कुछ नहीं है। हर इंसान की निजी जिंदगी जो होती है वो उसकी अपनी होती है। एक बात जरूर है कि मुझे बार बार मतलब टीवी के सामने आना या बात करना, इन सब चीज़ों से मैं ज़रा दूर रहती हूँ। फिल्मों में भी हमारे जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं वहाँ भी मैं कम जाती हूँ। तो लोग समझते हैं कि मैं बहुत घमंडी हूँ, नहीं जाती हूँ कहीं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत थोड़ी घबरा सी जाती हूँ, मुझे परेशानी होती है। स्टेज शो पे भी मेरा ऐसा ही होता है। और मेरी निजी जिंदगी तो ऐसी कुछ है नहीं कि आपको आध्यात्म से भी काफी लगाव हो गया है, और ये गहरा। हाँ जी हाँ, और ये मुझे बचपन से ही है समझिए। और गाने की वजह से मुझे वो और ज्यादा महसूस होता है। मैं संस्कृत का भी थोड़ा अध्ययन मैंने किया है, उससे भी मुझे बहुत लगाव है। और भगवान में मैं बहुत विश्वास करती हूँ जी। पूजा पाठ मेरा बहुत होता है। लता जी, आप कैसा चाहेंगी कि लोग आपको कैसे याद करें? ये तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। कितनी की वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों में गाती हूँ, पर इसके अलावा मैं बता नहीं सकती हूँ कि, पर इच्छा बहुत है। लता जी, आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पद्म विभूषण मिलने पे एक बार फिर मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो लता जी जो है हमें अब नहीं रही, लेकिन उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसी एक आवाज़ है जो आप जब भी सुनते हैं ना, आपके कानों को बहुत अच्छी लगती है। मैं कहूँगी कि जिस तरह से वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला कि बेशक वो अब हमें नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। हम लोगों ने ये 19 या 20 मिनट्स की वीडियो थी जो देखी, और एक पल के लिए भी दिल नहीं किया कि आप बीच में कुछ बोलो। आपका मन हो रहा था कि जितनी सादगी से वो बात कर रही है उनको गौर से सुनते रहो। और यहाँ पर मैं बात करूंगी कि जो एंकर थे उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से इंटरव्यू लिया। एक वो रिस्पेक्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके चेहरे में, उनकी बातों में नजर आ रही थी। और जितने भी बड़े कलाकार हैं, मैंने हमेशा उनके अंदर ये चीज देखी है कि वो बहुत हम्बल होते हैं और साथ साथ में बहुत सिंपल होते हैं। यार मैं जो है ना, जितने भी यानी कि पुराने सिंगर्स की बात करूं, मुझे उनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, रिस्पेक्ट। वो हर बंदे को रिस्पेक्ट देते थे, हर कलाकार को जो है वो रिस्पेक्ट देते थे, मानते थे कि भाई वो जो है एक अच्छी चीज क्रिएट कर रहे हैं, एक अच्छा जो है वो गाना गा रहे हैं। और मैं ये बात करूँ ना, तो मुझे पुराने सिंगर्स में बहुत ज्यादा जो है वो नजर आती है, बेशक वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। अच्छा, वैसे एक चीज से मैं अग्री करूंगी उनकी कि जो उन्होंने बात की ना कि जैसे मूवीज का टेस्ट चेंज हुआ, मूवीज में म्यूजिक में एक चेंज नजर आया, तो उसमें मतलब देखो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बात की और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि हम लोग ही खराब करने वाले हैं। क्योंकि वाकई में जो पहले मूवीज बना करती थी वो फैमिली और लोगों के बीच में किस तरीके से लोगों की जिंदगियों पर मूवी बना करती थी। बट अभी तो खैर बिल्कुल स्टाइल चेंज हो गया, और उस चीज को हम लोग अब मेरा नहीं ख्याल रोक भी सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह की एक दुनिया और एक लाइफ हम लोगों ने चूज कर ली हुई है, इसमें तो अब दिन ब दिन और चेंज ही आता रहेगा। बट मुझे लगता है कि उन लोगों की जिंदगियों में ना एक ठहराव, एक सुकून था उन लोगों की जिंदगी में, जो आजकल के टाइम में हम लोगों ने खत्म कर ली हुई है। किस तरीके से जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर देंगे, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, पिक्चर डी पोस्ट किया, वो लोग इन चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं अभी के टाइम में। या हम लोग अपनी जुबान में बेशक बोलते हैं तो हम कहेंगे कि वो टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अवेयर है, बट उनको पता है कि कितना इस्तेमाल किस टाइम पर करना है। बिल्कुल, ये आप वाकई आज के अगर देखें ना, जो सिंगर्स हैं, जनरेशन, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन रहते हैं। लेकिन नो डाउट एक जो पुराने सिंगर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो उस तरह कभी एक्टिव नहीं रहे। नो डाउट वो हर चीज से वाकिफ जरूर रहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज में वो जानबूझकर आ जाना, उनमें वो आपको आदत नजर नहीं आती थी। और लता जी की बात की तो मैंने इनके बारे में भी जो है काफी ज्यादा कुछ सुन रखा है। जैसे इन्हें स्टार्टिंग में जिस तरह इनके वालिद की डेथ हो गई और इन्हें जो है फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी, लेकिन उन्हें एक्टिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं था, मेकअप करना पसंद नहीं था। वैसे भी उसके अलावा भी उन्हें एक्टिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता। वो कहती थी कि मैं सिर्फ गाना गाना चाहती हूँ। और जो है नो डाउट स्टार्टिंग में जो है लता जी जो है, इनका जो हिंदी तलफ़ुज़ कह लें या उर्दू तलफ़ुज़ जो है वो सही नहीं था, फिर इन्होंने प्रॉपर जो है वो सीखी, और जो है इन्होंने अपना जो है एक मुश्किल भरा सफ़र जो है जो स्टार्टिंग में शुरू किया, वो आज हम देखते हैं कि वो कितनी एक बड़ी सिंगर बन चुकी हुई हैं। और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी लता जी की, इनकी बायोग्राफी देखी थी, और उसमें बिल्कुल उनकी स्ट्रगल के बारे में बताया गया। इसमें खुद उन्होंने जिक्र किया। आज का जो इंटरव्यू था उसकी खूबसूरती ये थी कि आज हम उनको खुद देख रहे थे, उनके मुंह से उनकी हम कहेंगे कि जिंदगी की एक कहानी सुन रहे थे। सही बात है। बट एक चीज है कि हम लोग जितने भी लोगों को देखते हैं कि वो स्ट्रगल करते आए हैं, उनमें जो एक चीज मुझे, और बहुत बड़े भी बन गए हैं, उनकी एक चीज मुझे बड़ी पसंद आती है कि जैसे लता जी ने बोला ना कि मैं अपने आप को एक शिष्य ही मानती हूँ। हाँ। ये चीज बड़ी जरूरी है। आजकल के लोगों को, बच्चों को ये चीज जो है ना सीखना बड़ा जरूरी है कि अपने आप को शिष्य समझें। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, पर पहले के लोग मुझे लगता है कि ना वाकई में अब आकर जैसे आप थोड़ा और आगे लाइफ में लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, आपको उनकी चीजें, उनकी आदतें, उनकी नसीहतें समझ में आती हैं। मैं लता जी ने जो ये बात की थी उससे जो है ना, मैंने एक इंटरव्यू देखा था नूरजहां जी का, उसमें जो है उनके उस्ताद उनके साथ बैठे हुए थे। अच्छा। यानी कि ये मेरा ख्याल लेट 80s का जो है वो इंटरव्यू होगा जिसमें उन्होंने दिया, उसमें उनके उस्ताद जी उनके साथ बैठे हुए थे, और वो वहां पे उन्होंने
उन्होंने तब ये बात भी कही थी कि हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है, अपने उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं है। और आज के बच्चे आज के उस्ताद कौन है? उस्ताद को कुछ आता नहीं है, बिल्कुल करते हैं। बट ये चीजें जिसकी वजह से मुझे लगता है खराबी लोगों में पैदा हुई है। बट लता जी मैं कहूंगी कि एक ऐसी सिंगर हैं जो कि हमेशा याद रखी जाएंगी। और मुझे अब आकर ये चीज लगती है क्योंकि आपको टाइम लगता है चीजें समझने में। मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छी सोल होती है वो जब चली जाती है ना इस दुनिया से, तो आपको खुशी खुशी उनको विदा करना चाहिए और अच्छे अल्फाज में करना चाहिए। हालांकि ये मुश्किल जरूर होता है हमारे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए ना आपको अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लोग मुझे इस तरह से याद रखें, पता नहीं उन्होंने लोगों की किस किस तरीके से सेवा की होगी, सब लोग उनको याद रखेंगे अपने अपने तरीके से। जैसे उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक सिंगर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सिंगिंग से, अपनी गायकी से लोगों की जिंदगियों में खुशियां भरी हैं। क्योंकि जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना तो हमें खुशी महसूस होती है, हम किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया को खुश रखने के लिए वो सारे इमोशंस दिए हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट शक्लों में उनको फील करते हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आपके जो होते हैं ना बोलने का तरीका, आपकी जो अंदाजे गुफ्तगू होती है वो बहुत ज़्यादा जो है एक अहमियत रखती है आपकी पर्सनैलिटी में। और उसके साथ साथ जो है आप किसी को जो रिस्पेक्ट देते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मैं अगर देखूं जब लता जी बात करती हैं ना, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, बहुत एक वो कहते हैं ना इज्जत देना, वो उनकी गुफ्तगू से जो है आपको महसूस हो रही होती है। लता जी की अगर बात करें, मेहदी हसन साहब के अगर बात करें तो उनके साथ भी बहुत अच्छी यादें हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है, उनकी फ़ैन भी वो रही हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ जो है उनकी भी मुलाकात हुई है। तो अगर आप देखें ये आर्टिस्ट ऐसे हैं हमारे जो इंडिया पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके ये ऐसे आर्टिस्ट है जो लोगों को जोड़ के रखा हुआ था इन लोगों ने। उनकी इनकी मौसीकी, इनकी आवाज़ ऐसी थी कि आप जो है ना यानी कि अगर ये जिंदा होते ना तो मेरा जरूर दिल करता कि इन सब का एक कंबाइन कॉन्सर्ट हो जहां पे ये सब हो और जो है लोग इन्हें सुने। और मैं कहता हूँ वो एक फीलिंग्स इस तरह की होनी थी जो आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते। और उनका लफ्जों का चुनाव इस कदर खूबसूरत है, इतनी सादगी नजर आती है कि आप उनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हो। इसमें कोई शक नहीं। मैं अभी जब वो नूरजहां जी की बात कर रही थी तो उन्होंने जिस तरह उनकी बात की, उनकी तारीफ की, तो इसी तरह पाकिस्तान में जब नूरजहां जी का आखिरी लास्ट इंटरव्यू था तो उसमें उनसे ही पूछा गया कि लता जी के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उनका जवाब था कि लता तो लता है, उन्होंने जो काम कर दिया, जिस तरह वो गाती हैं ना, कोई भी उस तरह का काम दोबारा नहीं कर सकता। और ये हकीकत है। और मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट वही होता है जो एक दूसरे को जो है रिस्पेक्ट दे। लता जी जो है उनका आखिरी एल्बम जो मुझे याद है, यानी कि जो मूवी उन्होंने फुल गाने जो रिकॉर्ड कराए थे वो वीर ज़ारा के गाने थे, और अगर वो कहे तो कमाल के गाने थे। और आखिरी हिट गाना जो उनका मुझे याद है वो लुक्का छुपी था, रंग दे बसंती का। और बहुत अच्छे थे, बिल्कुल दोनों बहुत अच्छे थे। मतलब वीर ज़ारा के गाने सुनो या रंग दे बसंती के सुनो, हाँ, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा आज उनके इस इंटरव्यू के बाद कि जैसे फिल्मों में गानों की बात की गई कि सेट जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाते थे, शूट्स वगैरह, तो ये हकीकत है। मैं उस टाइम के जो सिंगर्स हैं अगर उनकी बात करूँ ना, तो वो जब गाने गाते थे ना वो एक फिल्म की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी कि भाई इस फिल्म में अगर इस सिंगर का गाना होगा तो ये मूवी लाजमी हिट होगी। वेल गाइस, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की आत्मा को शांति दे, और बहुत सारी दुआओं में आप भी याद रखिएगा। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे